हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को विषाणु के बारे में बताएंगे। अंग्रेजी में इसे वायरस कहते हैं, जिसके अंतर्गत विषाणु या वायरस की खोज किसने और कब की, विषाणु या वायरस क्या है अर्थात किसे कहते हैं, वायरस का आकार, आकृति तथा विषाणु या वायरस के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में डिटेल में बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब विषाणु या वायरस के बारे में बता देता हूँ। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने सन 1892 ईस्वी में की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग की खोज के समय यह खोज की। ये तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उन पर जो चितकबरा रोग होता है, इस चितकबरे रोग की खोज कर रहे थे कि ये चितकबरा रोग किसके कारण होता है, किन सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। उसी खोज के समय इन्होंने विषाणु की खोज की। विषाणु का अर्थ है विष के अणु, अर्थात ये विष के अणु होते हैं जो मनुष्य और पौधों में यानी जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं, अर्थात ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और इनके जैसा और कोई परजीवी नहीं होता है। ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं, मृत कोशिकाओं में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, कोई भी गुणन नहीं करते हैं। यदि इनको एक कांच के डिब्बे में, कांच के शीशे में बंद करके रख दिया जाए तो हजारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई भी इनमें गुणन नहीं होता है। ये जंतु और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं वायरस या विषाणु की माप या साइज पर। विभिन्न प्रकार के वायरसों की माप में काफ़ी भिन्नता होती है, यानी अलग अलग माप के वायरस या विषाणु पाए जाते हैं, अर्थात काफ़ी अलग अलग साइज में ये मिलते हैं। तो सबसे छोटा वायरस या विषाणु लगभग 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है, जो कि मनुष्य में अतिसार रोग यानी डायरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका नाम पायरोवायरस है। सबसे बड़ा वायरस विषाणु चेचक का विषाणु या वायरस होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। यानी सबसे छोटा वायरस मनुष्य में अतिसार रोग का कारण बनता है, जिसका नाम पायरोवायरस है, और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। अब विषाणु या वायरस की आकृति बता देता हूँ। पादप या पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस या विषाणु छड़नुमा होते हैं, जैसे TMV। इसका पूरा नाम टोबैको मोजैक वायरस है। जंतु वायरस लगभग गोल या कुछ छड़नुमा होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वायरस की आकृति गोल, बहुतलीय, दंडाकार, तंतुवत आदि होती है। तो चलिए अब इनके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। विषाणुओं में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो प्रायः अन्य जीवधारियों में नहीं मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला है, विषाणुओं में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है, अर्थात ये कोशिकीय जीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी श्रेणी में ये नहीं आते हैं। दूसरा है, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये जीवाणुओं से भी अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। तीसरा है, वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात या तो DNA होगा या RNA, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, RNA और DNA, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, या तो DNA होगा या RNA होगा। चौथा है, वायरस सदैव अविकल्पीय
अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपने विशिष्ट पोषद पर ही आक्रमण करते हैं और कोशिकाओं को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं और भयानक रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। 5वां है, इनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये किसी भी प्रकार का पोषण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या कहा जाए तो इनमें किसी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। अगला है, इन पर सामान्यतः निम्न ताप, उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं होता है, यानी इन चीज़ों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला है, इन्हें कृत्रिम संवर्ध माध्यम में नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। आशा है आप लोगों को विषाणु या वायरस के बारे में जो जानकारी आज के इस अंक में मैंने दी, आपको वो समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखे हैं बायो के टॉपिक वाले, वो भी आप देख पाएंगे और इसका आपका कोई पैसा भी नहीं कटेगा सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को विषाणु या वायरस की संरचना और उसके संगठन के बारे में बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो वीडियो मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं आपको, ये पहले से YouTube पर अपलोड कर रखे हैं, इनको भी आप देख पाएंगे। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब विषाणु या वायरस की संरचना को समझा देता हूँ। वायरस के एक कण को विरियान कहते हैं, या कहा जाए कि विषाणु के स्वतंत्र कण को विरियान कहते हैं। प्रत्येक विरियान मुख्य रूप से 2 भागों का बना होता है, यानी प्रत्येक वायरस का कण जो होता है, प्रत्येक जो वायरस होता है, ये मुख्य रूप से 2 भागों का बना होता है। इसमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, कैप्सिड और न्यूक्लिक अम्ल। अब सबसे पहले आपको कैप्सिड के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। कैप्सिड प्रोटीन का बना खोल होता है। ये जो बाहरी आवरण होता है, देख रहे हैं आप चित्र में, यह प्रोटीन का खोल होता है, इसे ही कैप्सिड कहते हैं। जैसा कि आप TMV अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना में देख रहे हैं, यह है कैप्सिड, जो बहुत से प्रोटीन एककों का बना होता है, या कहा जाए तो कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों या कैप्सोमियर्स का बना होता है। इन्हें प्रोटीन एकक या कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ अंगूर जैसी आपको दिख रही हैं, यही हैं कैप्सोमियर्स। तो ये तो हुआ कैप्सिड। अब आते हैं इसके दूसरे भाग न्यूक्लिक अम्ल पर। न्यूक्लिक अम्ल, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। अधिकांश जंतु वायरसों तथा बैक्टीरियोफेज में DNA होता है, तथा अधिकांश पादप वायरसों व कुछ जंतु वायरसों में RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी दोनों अनुवांशिक पदार्थों में से कोई एक ही अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, या तो RNA होगा या DNA होगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा वायरस की संरचना में लिपिड्स अथवा लिपोप्रोटीन का बना एक अतिरिक्त सुरक्षा खोल भी है। यह खोल या आवरण प्रायः पोषद की कोशिका कला से बना होता है। इसकी बाहरी सतह पर लाइकोप्रोटीन्स के सूल पाए जाते हैं, यानी कांटे जैसे संरचना पाई जाती हैं। इन्हें लिपोवायरस
या पिप्लोमर्स भी कहा जाता है, यानी इनको लिपोवायरस या पिप्लोमर्स भी कह सकते हैं आप। चलिए अब आपको जीवाणु भोजी की संरचना अर्थात बैक्टीरियोफेज की संरचना को समझा देता हूं। जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज या हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज का अर्थ समझा देता हूं। फेज शब्द ग्रीक भाषा के फेगास शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूसरों का भक्षण करना, अर्थात ये जीवाणु कोशिका में प्रवेश करके उसका भक्षण करके उसे नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की संरचना बहुत ही जटिल होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह भेंक शिशु अर्थात टैडपोल के आकार के होते हैं। इनमें प्रोटीन का बना एक बहुतलीय सिर या हेड, जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये सिर या हेड होता है जो बहुतलीय होता है, और नीचे की ओर एक बेलनाकार लंबी पूंछ होती है। बहुतलीय सिर या हेड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का अणु होता है। ये जो सिर है, ये हेड है, इसके अंदर डीएनए का अणु होता है। बैक्टीरियोफेज में सिर और पूंछ के बीच में एक ग्रीवा जैसी संरचना होती है। सिर और पूंछ के बीच में एक सकरी पट्टी जैसी कालर होती है। अधिकांश विषाणुओं के पुच्छवत संरचना के स्वतंत्र सिर यानी नीचे की ओर अंतस्थ प्लेट होती है, या अंग्रेजी में एंड प्लेट भी इसे कहते हैं, जिसमें हुक के समान आपको संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें पुच्छ तंतु कहते हैं। ये जो संरचनाएं दिख रही हैं हुक जैसी 6 पुच्छ तंतु कहलाते हैं। तो ये तो हुई बैक्टीरियोफेज की संरचना। आशा है आप लोगों को विषाणु की संरचना समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को एड्स के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत एड्स क्या है, यह किस कारण से होता है, इसकी खोज किसने की, इसका पूरा नाम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, यानी जब यह हो जाता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, क्या करें क्या ना करें तो एड्स नहीं होगा, HIV क्या है, HIV का पूरा नाम क्या है, आदि चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखते रहिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब एड्स के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि इस महामारी से आप बच सकें। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लिया जाए। सन 1981 ईस्वी में इस रोग का पता चला था और सन 1983 ईस्वी में डॉक्टर लक मॉन्टगेनियर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। आजकल यह रोग तेजी से विश्व भर में फैल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार संसार के 150 देशों में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक लोग एड्स रोग से पीड़ित हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। माना जाता है कि सबसे पहले इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदरों में पाया गया था और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैला। अब आप लोग जान चुके होंगे कि एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो HIV विषाणु से फैलता है। तो ये तो हुआ इसका इतिहास। अब आप लोगों को इसका पूरा नाम बता देता हूं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, या हिंदी में कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। मतलब ये कि एड्स कोई एक
अलग से बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करती है, जिससे अन्य बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और हम रोगग्रसित हो जाते हैं। इसी को एड्स कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका पूरा नाम। चलिए अब एड्स के वायरस HIV की संरचना को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, HIV वायरस की संरचना, इसमें 3 प्रमुख भाग हैं। केंद्रीय भाग सेंट्रल कोर, मध्य भाग कैप्सिड तथा बाहरी भाग लाइकोप्रोटीन खोल। HIV एक गोल आवरण युक्त वायरस है। इसका व्यास 90 से 120 nm होता है। यह एक रेट्रोवायरस है। इसका आनुवांशिक पदार्थ एक सूत्रीय होता है। RNA 2 टुकड़ों में बटा है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसी RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम लगा होता है। कैप्सिड के बाहर का आवरण कोशिका कला के समान द्विस्तरीय लिपिड का बना होता है। इसकी बाहरी सतह पर लाइकोप्रोटीन्स के बने अनेक वृत्त युक्त खूंटी सदृश घुंडियां लगी होती हैं। तो ये तो हुई संक्षिप्त रूप से HIV की संरचना। अब आपको बताते हैं कि यदि एड्स हो गया है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, यानी HIV संक्रमण के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। किसी व्यक्ति के शरीर में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। जो व्यक्ति है HIV संक्रमित हो चुका है तो ये लक्षण 2 से 4 सप्ताह में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद 70 से 80% व्यक्तियों में लक्षण जो दिखाई देते हैं वो लक्षण है हल्का ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द, फोड़े फुंसियां, घबराहट आदि। ये लक्षण प्रकट होते हैं। फिर लक्षण शीघ्र ही समाप्त भी हो जाते हैं और लगभग 3 से 12 वर्षों तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी इतनी लंबी दूरी तक अब आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे HIV संक्रमण के। तो अब आप लोगों को बता दूं कि लक्षण तो इतने सालों तक नहीं दिखाई देंगे, लेकिन HIV वायरस अपना काम अंदर ही अंदर करता रहता है। यानी इसी बीच T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं में HIV का पुचरोद्भवन होता रहता है। यह लिम्फोसाइट कोशिकाएं आपके ब्लड रक्त में पाई जाती हैं और धीरे धीरे रुधिर के साथ पूरे शरीर में फैलता रहता है तथा रुधिर के साथ साथ अन्य तरल पदार्थों में, जो आपके शरीर में अन्य तरल पदार्थ होते हैं, उनमें भी पहुंच जाता है। 3 से 12 वर्षों के बाद T4 लिम्फोसाइट्स के विनाश के कारण, यानी इसके कारण जो विनाश हो जाता है इन कोशिकाओं का, संक्रमित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण विकसित एड्स रोग का शिकार हो जाता है। तो ये लक्षण दिखते हैं। कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? निमोनिया, अंधापन, पागलपन, चेहरे पर दाने, त्वचा कैंसर, लगातार बुखार रहना, अतिसार, भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूरे शरीर में दर्द, सूखी खांसी, मुख व आंतों में घाव, जननांगों पर मस्से आदि रोग प्रकट होंगे। अंततः व्यक्ति का प्रतिरक्षण तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि व्यक्ति मलेरिया, टीबी आदि कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गए HIV संक्रमण होने पर उनके लक्षण। अब आपको बता दूं एड्स कैसे फैलता है, यानी HIV का प्रसारण कैसे होता है। तो इसमें से पहला है, संक्रमित पुरुषों के वीर्य में HIV होता है, अतः यह लैंगिक सहवास के द्वारा सबसे अधिक फैलता है। दूसरा है, रक्ताधान द्वारा, यानी संक्रमित व्यक्तियों का रुधिर स्वस्थ व्यक्तियों को देने से HIV का संक्रमण फैलता है, अतः बिना जांच किए किसी का खून ना लें और ना दें। तीसरा है, इंजेक्शन सुई के प्रयोग द्वारा, यानी डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन सुई से व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाने से HIV रोगी से स्वस्थ मनुष्यों में यह पहुंच जाता है। अतः इंजेक्शन का प्रयोग एक व्यक्ति पर करने के बाद दूसरे व्यक्ति पर उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
चौथा है संक्रमित माता से HIV भ्रूण में या शिशु के जन्म के बाद दुग्धापान द्वारा शिशु में पहुंच जाता है। और अगला है स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से भी HIV संक्रमण हो जाता है। तो ये तो हुए वो कारण जिससे एड्स फैलता है। अब आपको बता दूं कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, यानी एड्स का नियंत्रण। पहला है, सबसे पहली बात तो व्यक्तियों को एड्स से संबंधित पूर्ण जानकारी कराना चाहिए, ताकि यदि पूर्ण जानकारी होगी तो जानकारी ही बचाव है। और दूसरा है, इंजेक्शन सुई का एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। तीसरा, दाता के रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए। चौथा, अंग प्रत्यारोपण के लिए भी अंगों का HIV परीक्षण कराना चाहिए। पांचवा, सहवास के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तथा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ आपको एक जानकारी और बता दूं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब लास्ट में आपको बताता हूं कि एड्स रोग निदान एवं उपचार कैसे किया जाए। HIV के संक्रमण की पहचान अर्थात रोग निदान वैसे तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वीर्य, योनिस्राव, लार, दुग्ध, रुधिर आदि तरल पदार्थों में वायरस की उपस्थिति से की जा सकती है, परंतु वैज्ञानिकों ने इसकी सरल रासायनिक जांच की विधियों का आविष्कार कर लिया है। रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज की सीरमी जांच द्वारा पता लगाकर HIV का संक्रमण होने पर या ना होने का निर्धारण किया जाता है। इस जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट, यानी हिंदी में कहें तो एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच किट है। आशा है आप लोगों को एड्स के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप दूसरे लोगों को भी यह जानकारी देंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को सूक्ष्म जीव जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का सामान्य परिचय, जीवाणुओं की खोज किसने की, इनके लक्षण, इनका आकार तथा परिमाप आदि चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूँ। सभी जीवाणु जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने अपने ही द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी में जल, लार एवं दांतों के खुरचे मैल में जीवाणुओं को देखा था। चलिए अब इनका स्वभाव अर्थात प्रकृति तथा आवास के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जीवाणु एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है और इतने छोटे होते हैं कि नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल में सभी जगह पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये विभिन्न जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवाणु लगभग प्रत्येक स्थान पर विद्यमान होते हैं। अब जीवाणुओं के कुछ सामान्य लक्षण जान लेते हैं, जिसमें से पहला है जीवाणु अत्यंत सरल एवं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। अगला, जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था।
अगला है जीवाणु मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसीलिए मृतोपजीवी यानी मृत पदार्थों से और परजीवी यानी दूसरे जीवों की सहायता से अपना भोजन लेते हैं। अगला है इनकी कोशिका संरचना सरल होती है, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनकी कोशिका संरचना सरल होती है। अगला है जीवाणु अकेले व समूहों में पाए जाते हैं, तो कुछ जीवाणु तो अकेले पाए जाते हैं, कुछ दो के जोड़े में पाए जाते हैं और कुछ जंजीर की तरह समूहों में जुड़े रहते हैं। अगला है ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापक्रम पर भी पाए जाते हैं, यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापक्रम पर भी जीवाणु मिल जाते हैं। अगला है जीवाणु में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, अर्थात राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, जिसमें से 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगला है इनमें जनन सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा होता है, अर्थात विखंडन द्वारा होता है। तो ये तो हुए कुछ प्रमुख लक्षण। अब इनका परिमाप जान लेते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। इनके माप की इकाई माइक्रोन है। इनका माप इनके आकार पर निर्भर करता है। इनकी औसत माप गोल जीवाणुओं का व्यास 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक तथा लंबे जीवाणुओं की चौड़ाई 2 म्यू तक, लंबाई 2 से लेकर के 15 माइक्रोन तक हो सकती है। कुछ जीवाणु बड़े आकार के भी होते हैं, अर्थात 30 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक। आकार के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है कोकस या कोकाई। तो ये जीवाणु गोलाकार होते हैं, अर्थात गोल होते हैं, और ये भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है माइक्रोकोकाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह गोल जीवाणु अलग अलग रहते हैं। उदाहरण के रूप में माइक्रोकोकस जीवाणु है। अगला है डिप्लोकोकाई। जैसा कि आपको चित्र में ये भी दिख रहा है, ये जोड़ों में रहते हैं, अर्थात 2 के समूहों में मिलते हैं। उदाहरण के रूप में डिप्लोकोकस निमोनी। अगला है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये है स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में मिलते हैं, अर्थात जंजीर की तरह रहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अगला है टेट्राकोकाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जीवाणु एक चौरस पैकेट में है, यानी चौरस पैकेट में रहते हैं, अर्थात यह जीवाणु 4 के समूह में मिलते हैं। उदाहरण के रूप में नैसीरिया। अगला है सारसीनी। ये घन के आकार में होते हैं, अर्थात ये 8 से 64 या अधिक के घनाकृति पैकेट में रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यह है सारसीनी लूटिया। अगला है स्टेफाइलोकोकाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है स्टेफाइलोकोकाई। ये अनियमित समूहों में रहते हैं, यानी इनका कोई नियमित आकार नहीं होता है, अर्थात झुंड में रहते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस आरियस। अगला है बैसिलस या दंडाणु। ये जीवाणु एक दंडे के आकार के होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, अर्थात ये छड़ के आकार में होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोबैसिलस। जब ये अकेले पाए जाते हैं तो इन्हें मोनोबैसिलस कहते हैं। दूसरा है डिप्लोबैसिलस। जब ये जोड़ों के रूप में रहते हैं तो डिप्लोबैसिलस। अगला है स्ट्रेप्टोबैसिलस। जब ये जंजीर के रूप में रहते हैं, अर्थात श्रृंखला के रूप में रहते हैं, जैसे बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। फिर तीसरा प्रकार का जीवाणु है सर्पिलाकार, यानी सर्पिल। ये जीवाणु हेलिकल आकार में होते हैं, अर्थात सर्पिलाकार होते हैं। इनमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में स्पाइरिलम माइनस। फिर अगला है कॉमा। ये जैसा कि इसका नाम ही है कॉमा, ये एक कॉमा की जैसी संरचना वाले जीवाणु होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में विब्रियो कॉलेरी। इसके अलावा जीवाणु कई अन्य आकृतियों में भी पाए जाते हैं, जैसे तंतुमय, ताराकृति
चौकोर आदि। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम जीवाणु की संरचना के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिएगा अगला, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को समझाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जीवाणु की खोज, स्वभाव, आवास, आकार, प्रकार तथा परिमाप आदि के बारे में बताया था। तो मेरे उस वीडियो को देखने के लिए तथा बायोलॉजी के अन्य टॉपिक्स वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब जीवाणु की संरचना समझा देता हूँ। जीवाणु कोशिकाएं संरचना में अत्यंत सरल तथा आद्य यानी प्रिमिटिव लक्षणों वाली होती हैं। साथ ही इनमें सामान्य कोशिकाओं से कुछ भिन्न अथवा अविकसित संरचनाएं मिलती हैं जो अन्य जीवों से इसे अलग रूप में प्रदर्शित करती हैं, अलग रूप से दिखाती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा विभिन्न अभिरंजन विधियों के द्वारा अध्ययन करने से जीवाणु की संरचना निम्न प्रकार से दिखाई देती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, प्रत्येक जीवाणु कोशिका एक भित्ति से घिरी रहती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये देखिए, यह है भित्ति जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। यह भित्ति पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की भी बनी होती है। इस भित्ति के चारों ओर एक जेली सदृश परत होती है जिसे स्लाइम स्तर या स्लाइम परत कहते हैं। जीवाणु वृद्धि के समय स्लाइम की यह बनी परत फूल जाती है और सख्त होकर एक कैप्सूल या संपुट बनाती है। ये देखिए, यही है कैप्सूल या संपुट। जो स्लाइम स्तर था ये सख्त हो गया है। यह कैप्सूल या संपुट जीवाणुओं की प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करता है और संचित खाद्य पदार्थों के संग्रहालय के रूप में भी कार्य करता है। जीवाणु के उत्सर्जी पदार्थ भी इसी में एकत्रित होते रहते हैं। दूसरी ओर कैप्सूल या संपुट की उपस्थित जंतुओं में रोग के संक्रमण में सहायता देते हैं। यानी ये जो कैप्सूल या संपुट होता है, ये जो उपस्थिति होती है जीवाणुओं में, इसकी उपस्थिति ही रोग के संक्रमण में सहायता देती है, क्योंकि कैप्सूल या संपुट के कारण ही जंतुओं के रक्त में रहने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाती हैं। मतलब ये जो बाहर का आवरण होता है, जो कैप्सूल होता है, ये इतना सख्त होता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं वाली कोशिकाएं होती हैं वो इसको नष्ट नहीं कर पाती हैं। अर्थात बाह्य आवरण या संपुट या कह लीजिए कैप्सूल के कारण ही शरीर के रक्त में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं इसे नष्ट नहीं कर पाती और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, या कहा जाए तो इसी कारण रोग फैलता है। तो ये तो हुआ जीवाणु कोशिका का बाह्य आवरण। अब इसके जीवद्रव्य के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के अंदर ये है जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य बाहर की ओर जीवद्रव्य कला यानी अंग्रेजी में कहें तो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये देखिए, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इसके द्वारा ये घिरा हुआ है। जीवद्रव्य कला फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। जो जीवद्रव्य है यह कणिकामय या पारदर्शक तरल पदार्थ के रूप में होता है। जीवद्रव्य में ग्लाइकोजन, वसा, वॉल्यूटिन कण आदि पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में गंधक के कण भी पाए जाते हैं। इसके जीवद्रव्य में
70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अन्य कोशिकांगों में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, अंतःप्रदबी जालिका आदि कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में ये जो कलाएं उपस्थित हैं, इन्हें मीसोसोम्स या मध्यकाय कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें मीसोसोम्स या मध्यकाय कहते हैं। ये जीवद्रव्य में जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा के अंतर्वलन से बनी मुड़ी तुड़ी रचनाएं होती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, मीसोसोम या मध्यकाय जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेते हैं। जीवाणु कोशिका द्रव्य के केंद्र में एक स्वच्छ भाग दिख रहा है, ये वाला, जिसे केंद्रकाफ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसी में ये वलयित द्विसूत्री संरचना आपको दिख रही है, जिसे डीएनए तंतु कहते हैं। ये हर जगह से मुड़ा हुआ होता है। जब जीवाणु द्विगुणन करता है तो डीएनए कुंडली के सूत्र खुल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 वलयित डीएनए तंतु उत्पन्न होते हैं। जीवाणुओं में ही उपस्थित केंद्रकाभ को ही आरंभिक केंद्रक कहते हैं। तो ये तो हो गई जीवाणु कोशिका की संरचना। आशा है आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका की संरचना समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया और बैक्टीरियल न्यूट्रिशन अथवा जीवाणुओं में पोषण को समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, अथवा कहा जाए तो अन्य पौधों की तरह ही जीवाणु भी पोषण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपोषित और दूसरे परपोषित। स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉफिक और परपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक। तो इनके बारे में डिटेल में एक एक करके आपको समझा देते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जो स्वपोषी है इसको भी कई भागों में बांटा गया है, और परपोषी है इसको भी कई भागों में बांटा गया है, या कह लीजिए 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम परपोषी को समझा देते हैं या हेटेरोट्रॉफिक्स को समझा देते हैं। आपको बता दें कि जीवाणुओं की अधिकतर जातियां परपोषी ही होती हैं, और ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम्स की सहायता से घुलनशील बना करके अवशोषित करते हैं। या कहा जाए तो इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। यानी जो परपोषी होते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अतः ये पौधों और जंतुओं से भोजन लेते हैं, और इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: परजीवी या पैरासाइट, मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट, और सहजीवी या सिम्बायोटिक। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है पैरासाइट बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जीवाणु भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर यानी दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में वास करते हैं, उन्हें ही परजीवी जीवाणु कहते हैं। या कहा जाए तो ऐसे जीवाणु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जीवाणु पौधों या जंतुओं, जिन्हें परपोषी या होस्ट बोला जाता है, कि जीवित अवस्था में उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही परजीवी कहते हैं। ये मनुष्यों में टाइफाइड है, टेटनेस, तपेदिक, निमोनिया आदि रोग या तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा है मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट बैक्टीरिया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों तथा मृत जीवों के शरीरों को सड़ाने गलाने वाले जीवाणु होते हैं। अर्थात ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं या मृत जीवों पर रहकर अपना जीवन जीते हैं। ये जीवाणु एंजाइम उत्पन्न करके जटिल अघुलनशील कार्बनिक यौगिकों को घुलनशील में बदल देते हैं, अर्थात घुलनशील में परिवर्तित करके अपनी आवश्यकता के अनुसार अवशोषित कर लेते हैं। इन्हीं के कारण फल, सब्जियां, मांस तथा अन्य भोज्य पदार्थ सड़ने गलने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि मृत जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के रूप में आपको बता दें, सड़े गले पदार्थ, चमड़ा, खाद्य पदार्थ, अचार, रोटी, फल, मुरब्बे, गोबर आदि पर ये पाए जाते हैं या आदि से ही अपना भोजन लेते हैं। अब अगला है सहजीवी जीवाणु या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ जीवाणु दूसरे पौधों व जंतुओं के साथ रहते हैं, वह एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। उसे ही सहजीवन या सिम्बायोसिस कहा जाता है। और इस प्रकार से बने रहने वाले दोनों जीवों को सहजीवी या सिम्बायोटिक जीवाणु कहा जाता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ जीवाणु दूसरे जंतु तथा पौधों के साथ रहते हैं और ये प्रायः उस जीव को कुछ न कुछ लाभ प्रदान करते रहते हैं तथा अपने लिए उस जीव से भोजन इत्यादि भी प्राप्त करते नहीं, एक दूसरे को लाभ देते रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे राइजोबियम होता है, इसकी जो जातियां होती हैं वो मटर कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों के अंदर रहते हैं और ये जीवाणु वातावरण के स्वतंत्र नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में बदल करके सीधे पौधों को प्रदान करते हैं। बदले में क्या होता है कि बदले में कार्बोहाइड्रेट एवं स्वयं के लिए निवास स्थान भी पौधे में प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सहजीवी जीवन जीते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या परपोषी जीवाणु के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। परजीवी जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, परजीवी। और मृतोपजीवी जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, मृतोपजीवी। और सहजीवी जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। चलिए अब आते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक पर। आपको बता दें कि जीवाणुओं की बहुत कम जातियां होती हैं जो स्वपोषी होती हैं। फिर भी कई प्रकार के जीवाणु कुछ रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करके अथवा कहा जाए तो उच्च पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। यानी होती तो बहुत कम जातियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो उच्च पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ जीवाणु स्वपोषित भी होते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला चार्ट में आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं? तो कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते वर्णक होते हैं, यानी जैसे पर्णहरिम पाया जाता है पत्तियों में, वैसे ही क्लोरोफिल इसमें भी उसी से बिल्कुल मिलते जुलते, जैसे क्लोरोफिल होता है या पर्णहरिम होता है, वर्णक पाए जाते हैं या मिलते जुलते पिगमेंट होते हैं। बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं, यानी ये पिगमेंट पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता दें तो क्रोमेटियम जो होता है उसमें ये पाया जाता है। हरे जीवाणुओं में क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। तो कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के नाम अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, क्लोरोबैक्टीरियम आदि ये जो जीवाणु होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं या प्रकाश स्वपोषी जीवाणु होते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे भाग, रसायन संश्लेषी जीवाणु या रसायन स्वपोषी जीवाणु। तो बहुत से जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं तथा विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं या प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, इसीलिए क्या होते हैं कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। या इसको ऐसे कहा जाए तो जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, इसके फलस्वरूप निकली ऊर्जा का उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के आपको चार्ट में दिखाई दे रहे होंगे, 4 प्रकार के होते हैं: नाइट्रीफाइम बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। या हिंदी में कहें तो नाइट्रिकारी जीवाणु, लौह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु और गंधक जीवाणु। चलिए अब इनके बारे में संक्षिप्त रूप से जल्दी से आपको बता देते हैं। तो पहला है नाइट्रिकारी जीवाणु या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
ये नाइट्रोजन के यौगिक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और दो प्रकार के होते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं, इनमें से जैसे नाइट्रोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, और दूसरे वाले नाइट्रस को नाइट्रेट में बदलते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर है, बैक्टोडर्मा है। तो कुल मिलाकर के अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं दो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम या नाइट्रीकारी जीवाणुओं के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस या नाइट्रोबैक्टर या बैक्टोडर्मा। इनमें से कोई भी नाम आप बता सकते हैं। आगे आते हैं लौह जीवाणु या आयरन बैक्टीरिया पर। तो ये जीवाणु ऐसे जल में रहते हैं जिसमें लोहे की उपस्थिति हो, अर्थात ऐसा जल जिसमें लोहा हो या लोहे की उपस्थिति पाई जाती हो। इनमें से उदाहरण आपको बता देते हैं कौन कौन से जीवाणु होते हैं। गैलियोनेरा, लेप्टोथ्रिक्स, फैरोबैसिलस आदि जो जीवाणु होते हैं ये लौह जीवाणु कहलाते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन जीवाणु या हाइड्रोजन बैक्टीरिया पर। तो ये जीवाणु मृदा की हाइड्रोजन को मीथेन और जल में बदलते हैं। उदाहरण के रूप में कौन कौन से जीवाणु ये होते हैं, बैसिलस पेंटोट्रोफस और हाइड्रोजिनोमोनास। ये दो जो जीवाणु है ये हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं या हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं, या अथवा कहा जाए तो बैसिलस पेंटोट्रोफस आदि जीवाणु जो होते हैं ये बैक्टीरिया आणविक हाइड्रोजन को जल में बदलते हैं और इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग रसायन संश्लेषण के लिए करते हैं। आपको बता दें कि हाइड्रोजन जीवाणुओं को या हाइड्रोजन बैक्टीरिया को मिथेनोजन भी कहा जाता है। अब आते हैं लास्ट गंधक जीवाणु या सल्फर बैक्टीरिया पर। तो ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व गंधक में बदलते हैं, यानी H2S को किसमें, जल में, और गंधक में बदल देते हैं। गंधक कोशिका द्रव्य में संग्रहित होती रहती है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें गंधक संग्रहित होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है। उदाहरण के रूप में कुछ गंधक जीवाणु के नाम आपको बता देते हैं कि गंधक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। तो बैगियोटोवा है, थायोथ्रिक्स है, थायोबैसिलस है आदि ये जो होते हैं ये गंधक जीवाणु होते हैं। तो इनमें से काफी सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किन्हीं दो गंधक जीवाणुओं के नाम या सल्फर बैक्टीरिया के नाम बताइए, किन्हीं दो हाइड्रोजन जीवाणु के नाम बताइए, किन्हीं दो लौह या आयरन बैक्टीरिया के नाम बताइए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम बताइए। तो इस तरह से पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जीवाणु मुख्य रूप से अगर पोषण की तरह से देखा जाए या पोषण के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के थे, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी को दो भागों में बांटा गया, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी को अगर देखा जाए तो इसमें लाल और नीले जीवाणु जो थे या बैंगनी जीवाणु जो थे और हरे, अलग अलग इनके बारे में मैंने बताया। और जो रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं इनको चार भागों में बांटा गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से बैक्टीरियल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया या हिंदी में कहें तो जीवाणुओं में पोषण, आज के टॉपिक मैंने आपको बताया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को दो रहस्यों के बारे में बताएंगे। पहला प्रेत प्रकाश या घोस्ट लाइट और दूसरा भूसे के ढेरों में अपने आप आग लगना। तो यदि आप इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो मेरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रेत प्रकाश अथवा घोस्ट लाइट के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, ऐसे स्थानों पर जहां मनुष्य या अन्य जंतुओं के मृतक शरीर सड़ते रहते हैं, जैसे कब्रिस्तान, शमशान, वन आदि, वहां पर इन सड़ते जीवों की लंबी अस्थियों में अस्थि मज्जा, जिससे हम बोन मैरो कहते हैं, उसमें जो फास्फोरस पाया जाता है, यानी बोन मैरो का फास्फोरस जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा से जलता है। आपको बता दें कि कुछ जीवाणुओं में श्वसन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश में बदल जाता है। यही प्रकाश स्फुरदीप्ति
या स्फुरदीप्त चमक कहलाता है। इस प्रकार के जीवाणुओं से रात के समय स्फुरदीप्त चमक उत्पन्न हो जाती है और यही क्रिया जीव संदीप्त कहलाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो प्रेत नहीं होते हैं और न ही प्रेत प्रकाश होता है। वो केवल लोगों की अज्ञानता और अंधविश्वास होता है। कोई भी प्रेत नहीं होता है और न ही उसका प्रकाश। वास्तव में ये जीवाणुओं की श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न की गई ऊर्जा से फास्फोरस जलती है, जो मृतकों की हड्डियों की अस्थिमज्जा में पाई जाती है। ये वही जलती है और उसी को लोग प्रेत प्रकाश या प्रेत समझ लेते हैं, क्योंकि फास्फोरस ज्वलनशील होती है। जो माचिस की तीली होती है उस पे जो आगे की ओर मसाला लगा होता है वह फास्फोरस ही होता है और इसी से उसी की रगड़ से माचिस जलती है। अब आपको बता दें कि भूसे के ढेरों में अपने आप आग क्यों लगती है। तो यह भी जीवाणु की श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा या गर्मी के कारण होता है। दोनों ही प्रकार के श्वसनों अर्थात एरोबिक और एनएरोबिक आक्सी और अनाक्सी श्वसनों में उष्मा उत्पन्न होती है। कुछ अनाक्सी जीवाणुओं के श्वसन द्वारा उष्मा उत्पन्न होने से कभी कभी सूखी घास या भूसे के ढेरों या फसलों के खलिहानों में अधिक गर्मी होने के कारण अपने आप ही आग लग जाती है। और ये जहां खुली वायु आती हो वहां जीवाणु होते नहीं हैं और वहां आग का भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जीवाणुओं की श्वसन क्रिया में भूसे के ढेरों में भी आग लग जाती है। तो इस प्रकार से आज मैंने कुछ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया के बारे में आपको जानकारी दी, जिसमें से कुछ रहस्यों के बारे में भूसे के ढेरों में अपने आप आग लगना और प्रेत प्रकाश या स्फुरदीप्त का चमक, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणुओं अथवा बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कौन सा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, उसका नाम, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को जीवाणु जनित रोगों के बारे में बता देता हूँ। जीवाणु एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। जहाँ एक ओर इनसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं तो वहीं दूसरी ओर इनसे अनेक हानियां भी होती हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं। ये पेड़ पौधों व जंतुओं में अत्यंत घातक एवं विनाशकारी रोग भी उत्पन्न करते हैं, अर्थात लाभों के साथ साथ इनके द्वारा अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवाणु मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जीवाणु क्या क्या हानियां पहुंचाते हैं। तो पहला है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु मनुष्य में अनेक भयानक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे क्षय रोग या टीबी, निमोनिया, हैजा, पेचिस या अतिसार, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, टेटनस, डिप्थीरिया, प्लेग या महामारी आदि रोग बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा फैलते हैं मनुष्यों में। अब आपको बता दूं कि इनमें से प्रत्येक रोग किन किन जीवाणुओं द्वारा होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी, पेचिस या अतिसार साइलेजा सिसेंटरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड रोग
साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु होता है जिसके द्वारा कुष्ठ रोग हो जाता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टेटनाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। डिप्थीरिया कारेनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। प्लेग रोग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये तो हुई कुछ मनुष्यों में जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां या रोग। अब अन्य जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणुओं के बारे में आपको बता देता हूँ। जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया अथवा जीवाणु। बहुत से जीवाणु या बैक्टीरिया गाय, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, मुर्गी, कुत्ते व घोड़ों आदि में रोग फैलाकर पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। मुर्गों के चूजों में हैजा रोग, मवेशियों में तपेदिक रोग, ब्लैक प्लेग ऑफ कैटल, एंथ्रेक्स आदि रोग बैक्टीरिया अथवा जीवाणुओं के द्वारा ही जंतुओं में होते हैं। अब जान लेते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया अथवा जीवाणु कौन कौन से हैं और उनसे पौधों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु अथवा बैक्टीरिया। मनुष्य व जानवरों के अतिरिक्त बैक्टीरिया या जीवाणु पौधों में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे अंगमारी रोग। एर्वीनिया एमाइलोवेरा नामक जीवाणु होता है जो सेब व नाशपाती में पाया जाता है। ये रोग जो अंगमारी रोग है ये सेब व नाशपाती में होता है और जीवाणु किसके द्वारा फैलता है? एर्वीनिया एमाइलोवेरा। दूसरा है आलू का सैथिल रोग। यह रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस जीवाणु से अन्य सब्जियों जैसे खीरा, बैंगन आदि भी प्रभावित होते हैं। अगला रोग है गलन रोग। यह रोग एर्वीनिया एरॉइडी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसमें आलू, गोभी, सलजम, मूली, पत्ता गोभी, टमाटर आदि में सड़न क्रिया हो जाती है। अगला है कैंकर रोग। जैंथोमोनास सेट्राई नामक जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग फैलता है। इसमें मुख्य रूप से नींबू, संतरा आदि प्रभावित होते हैं। आपने नींबू पर देखा होगा ब्राउन स्पॉट जैसा भूरा धब्बा दिखाई देता है, वही कैंकर रोग होता है। अगला है गन्ने की लालधारी रोग। स्यूडोमोनास राइबिट्रिनस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। गेहूं में तेंदु रोग। कोरेन बैक्टीरियम ट्रिटिकाई नामक जीवाणु के द्वारा ये तेंदु रोग फैलता है। तो ये तो हुए जीवाणुओं द्वारा होने वाले पौधों के कुछ प्रमुख रोग। आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह से जीवाणु या बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं और उनका नाश करते हैं। तो अगला जीवाणु जनित रोग है खाद्य पदार्थों को दूषित करना। जीवाणुओं की अनेक मृत जीवी जातियां या कहा जाए मृतोपजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में नष्ट करते हैं। सब्जी, फलों का सड़ना, दूध का खट्टा होना, मक्खन से दुर्गंध आना आदि बैक्टीरिया अथवा जीवाणु के कारण ही होता है। ये खाद्य पदार्थों को नष्ट तो करते ही हैं, साथ में विषैले पदार्थ स्रावित करके भोजन को विषाक्त भी बना देते हैं, जहरीला भी बना देते हैं, जिसे खाने से मनुष्यों में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस प्रकार बैक्टीरिया मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार से हानिकारक होते हैं। आशा है आप लोगों को जीवाणु जनित रोगों की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणु यानी बैक्टीरिया और विषाणु यानी वायरस के बीच में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु और वायरस यानी विषाणु में अंतर बता देता हूँ। पहला अंतर है जीवाणुओं का मापन माइक्रोन में किया जाता है, अर्थात इनके मापन की इकाई माइक्रोन होती है, जबकि विषाणुओं का मापन मिली माइक्रोन में किया जाता है, अर्थात इनके मापन की इकाई मिली माइक्रोन होती है। अगला है जीवाणु सामान्यतः 2 से 10 म्यू तक यानी 10 माइक्रोन तक आकार के होते हैं, जबकि विषाणु सामान्यतः 10 से 300 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं। अगला है जीवाणुओं को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, जबकि विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि विषाणु जो होते हैं वो जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। अगला अंतर है जीवाणु सजीव होते हैं, जबकि विषाणु निर्जीव व सजीव के मध्य की कड़ी होते हैं, अर्थात इनको निर्जीव भी माना गया है और सजीव भी माना गया है। या कहें जब तक कि ये सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक ये निर्जीव की तरह ही कार्य करते हैं, और जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं, पोषक के संपर्क में आते हैं, ये सजीव की तरह कार्य करने लगते हैं। अगला अंतर है जीवाणुओं के शरीर में कोशिकीय संरचना होती है, अर्थात जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, जबकि विषाणुओं के शरीर में कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती है, अर्थात ये अकोशिकीय होते हैं। अगला अंतर है जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र व राइबोसोम आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि विषाणुओं में केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन मिलते हैं, क्योंकि इनमें कोशिका तो होती ही नहीं तो कोशिकांग भी नहीं होंगे। अगला अंतर है जीवाणु सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी अथवा स्वतंत्र जीवी होते हैं, अर्थात ये स्वपोषी या परपोषी होते हैं, जबकि विषाणु केवल अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगला अंतर है जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात जीवाणु जो होते हैं वो लाभ भी पहुंचाते हैं जीवों को और हानि भी पहुंचाते हैं, दोनों काम इनके होते हैं, जबकि विषाणु केवल हानिकारक ही होते हैं, लाभदायक नहीं होते हैं, अर्थात इनके द्वारा कोई भी लाभ में प्राप्त नहीं होते हैं, केवल विषाणुओं के द्वारा हानियां ही प्राप्त होती हैं। अगला अंतर है जीवाणुओं में अलैंगिक व लैंगिक जनन होता है, यानी जनन इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, जबकि विषाणुओं में केवल गुणन होता है, अर्थात ये केवल स्वयं का गुणन करते हैं। अगला अंतर है जीवाणु कोशिका से बाहर भी प्रजनन करते हैं, अर्थात ये कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से या प्रयोगशाला में कहीं भी प्रजनन कर सकते हैं, जबकि विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रजनन करते हैं, अर्थात ये केवल पोषी कोशिका में ही प्रजनन करते हैं। पोषी का मतलब ये होता है जिस पर ये अटैक करते हैं, जिस कोशिका पर, यानी बिना पोषक के निर्जीव होते हैं। अगला अंतर है जीवाणु परजीवी के रूप में विषाणु पर नहीं मिलते हैं, अर्थात जीवाणु कभी भी विषाणुओं पर परजीवी नहीं होते हैं और ना ही इन्हें हानि पहुंचाते हैं, जबकि विषाणु परजीवी होते हैं
अर्थात जीवाणु भोजी होते हैं, यानी जीवाणुओं को भोजन के रूप में करते हैं या जनन के रूप में करते हैं, या कहें तो कुछ विषाणु जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये तो हुई जीवाणु और विषाणु के बीच के कुछ प्रमुख अंतर, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए अंतर समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में बताएंगे, अर्थात इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, चाहे वह भोजन में हो, कृषि में, उद्योगों में या सफाई में या अन्य चीज़ों में। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जीवाणु हमारी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कई प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, तो वहीं कई प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया मनुष्य को हानि भी पहुंचाते हैं। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाली हानियों को अगले अंक में बताऊंगा। आज के इस अंक में जीवाणुओं द्वारा होने वाले कौन कौन से लाभ होते हैं ये बता देता हूँ। पहला लाभ है मक्खन व पनीर बनाने में सहायता करना। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है या बैक्टीरिया पाया जाता है। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जो दूध में पाई जाने वाली केसीन नामक प्रोटीन को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करता है। अर्थात दूध से दही बनने में इसी जीवाणु का काम होता है। इसी लैक्टिक अम्ल के प्रभाव से ही दूध का प्रोटीन जम जाता है, जिससे पनीर बनाई जाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस सूक्ष्म जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के द्वारा दूध से दही बनता है और दूध से पनीर बनाई जाती है। अब दूसरा लाभ है सिरका अथवा एसिटिक अम्ल बनाने में या एसिटिक एसिड बनाने में। सिरके का निर्माण शर्करा घोल से एसिटोबैक्टर एसिटी अथवा माइकोडर्मा नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। यानी जो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक सूक्ष्म जीवाणु है, इसके द्वारा सिरका बनाया जाता है। अगला लाभ है जूट व पटसन बनाने में। पटुआ या जूट के पौधों के रेशों को अलग करने में भी जीवाणु भाग लेते हैं। इन्हीं रेशों का प्रयोग करके रस्सी या अन्य कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। यानी किसान जो ये पटुआ खेत में बोते हैं, जूट जो बोते हैं, इनको काटने के बाद पानी में इसको सड़ाने के लिए डालते हैं, तो उसमें भी इसी सूक्ष्म जीव का ही काम होता है। उन्हीं के द्वारा ये सड़ता है, जिसके द्वारा ये पटसन उन पौधों से निकाला जाता है। अगला लाभ है चमड़ा कमाने में। पशुओं की खाल से बालों और वसा को हटाने का कार्य जीवाणु ही करते हैं। इस क्रिया में खाल को बड़े बड़े हौजों में सड़ने के लिए रख दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया एंजाइम स्रावित करते हैं। यानी उसमें बैक्टीरिया को प्रवाहित करके उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे खाल में से बाल व मांस आदि गलकर निकल जाते हैं और फिर उसे चमड़ा बनाया जाता है। इसे ही चमड़ा कमाना कहा जाता है। जीवाणुओं द्वारा होने वाला अगला लाभ है चाय उद्योग में। कुछ बैक्टीरिया चाय व तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उनमें विशेष प्रकार की सुगंध व स्वाद उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार कॉफी व कोको के उत्पादन की विधि में भी बैक्टीरिया काम में लाए जाते हैं। कोको में चॉकलेट का स्वाद बैक्टीरिया के किण्वन क्रिया के कारण ही होता है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो चाय उद्योग में चाय, तंबाकू, चॉकलेट आदि में स्वाद लाने का कारण भी बैक्टीरिया का ही होता है। अगला लाभ है जीवाणु द्वारा कृषि में। कृषि के लिए जीवाणु अथवा बैक्टीरिया अत्यंत उपयोगी हैं। कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ये मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे अमोनिया आदि में। कुछ नाइट्रिकारी जीवाणु जैसे नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर इन यौगिकों को नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में बदल देते हैं और कुछ जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स के रूप में मृदा में स्थिर करते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रेडियम आदि। और कुछ जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे राइजोबियम लेगुमिनेसोरम। जीवाणु कुल मिलाकर कहा जाए तो बैक्टीरिया या जीवाणुओं द्वारा ही हमारी फसलों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब अगला है औषधीय महत्व। कुछ जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण औषधियां व विटामिन बनाने के काम आते हैं, अर्थात जीवाणुओं द्वारा विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, आरियोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि। ये निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड आदि घातक रोगों के लिए उपचार में लाभदायक सिद्ध होती हैं। जीवाणुओं की कुछ जातियां इनके संवर्धन से कुछ विटामिन भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी समूह के विटामिनों में से एक है। यह विटामिन क्लास्ट्रेडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा संश्लेषित की जाती है। कुछ जीवाणु मनुष्य की आंतों में रहकर एंजाइम उत्पन्न करते हैं और भोजन पचाने का काम भी करते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य की मुख गुहा, श्वसन नाल, आंत्र आदि अनेक शारीरिक अंगों में रहते हैं, जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवाणु हमारे शरीर और जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। आशा है आप लोगों को जीवाणुओं का आर्थिक महत्व समझ में आ गया होगा। तो अगले अंक में जीवाणु जनित रोगों के बारे में बताएंगे, यानी जीवाणु से होने वाली हानियों को बताएंगे। तो अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।